नमस्कार सभी विद्यार्थियों को ऑनलाइन क्लासेज में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। मैं ए.आर. चौधरी। प्यारे विद्यार्थियों, हम चर्चा कर रहे थे राजनीति विज्ञान में सर्वोच्च न्यायालय की, और फर्स्ट वीडियो के अंदर हमने सर्वोच्च न्यायालय का सामान्य परिचय वो ले लिया, जिसके अंदर हमने चर्चा की सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति किस प्रकार होती है, उनके वेतन और भत्ते क्या है, उनको पद से हटाया किस प्रकार जा सकता है, इसके बारे में हमने जो चर्चा थी वो कर ली। आज हम चलते हैं सर्वोच्च न्यायालय में आगे बढ़ते हैं। और आज हम चर्चा करेंगे सर्वोच्च न्यायालय के कार्य एवं शक्तियों की। सर्वोच्च न्यायालय के कार्य एवं शक्तियां। तो सवाल आपसे क्लास 12 के बोर्ड के विद्यार्थियों के लिए पूछा जा सकता है, सर्वोच्च न्यायालय कार्य एवं शक्तियों का वर्णन कीजिए। या ये सवाल इस तरीके से पूछा जा सकता है कि सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार का वर्णन कीजिए। और जिसके अंदर हम देखते हैं कि हमारा जो सर्वोच्च न्यायालय है वो विश्व के सबसे शक्तिशाली न्यायालयों में से एक है, और हम इसके कार्य एवं शक्तियों के बारे में चर्चा कर रहे हैं। जिसके अंदर पहला कार्य डालो, पहली शक्ति डालो, पहला क्षेत्राधिकार डालो, प्राथमिक, या इसको हम कह सकते हैं प्रारंभिक क्षेत्राधिकार। प्रारंभिक या प्राथमिक क्षेत्राधिकार। देखिए, सर्वोच्च न्यायालय के कार्य और शक्तियों का जो वर्णन है वो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 124 से लगाकर के 147 के मध्य सर्वोच्च न्यायालय के बारे में कार्य, शक्तियां और उनकी संपूर्ण संरचना के बारे में वर्णन दिया गया। जो ये प्रारंभिक और प्राथमिक जो क्षेत्राधिकार है, इसका उल्लेख है वो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 131 में दिया हुआ है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 31 में प्रारंभिक या प्राथमिक क्षेत्राधिकार का उल्लेख है। पहला सवाल ये है कि प्रारंभिक या प्राथमिक क्षेत्राधिकार किसे कहते हैं। किस तरीके से पूछा जा सकता है आपसे कि प्रारंभिक या प्राथमिक क्षेत्राधिकार किसे कहा जाता है। तो सर्वोच्च न्यायालय का प्रारंभिक या प्राथमिक क्षेत्राधिकार वह है जिसके अंदर सिर्फ उनकी सुनवाई सर्वोच्च न्यायालय में हो सकती है। प्रारंभिक क्षेत्राधिकार में वे विवाद जाते हैं जिनकी सुनवाई सिर्फ और सिर्फ कहां पर की जा सकती है, सर्वोच्च न्यायालय में की जा सकती है। अगर आपसे अर्थ पूछा जाए तो सीधा लिखना है वे विवाद, मेरे साथ लिखते रहो, वे विवाद जिनकी सुनवाई सिर्फ सर्वोच्च न्यायालय में होती हो। वे विवाद जिनकी सुनवाई सिर्फ और सिर्फ कहां पर होती हो, सर्वोच्च न्यायालय में होती हो, उनके प्रारंभिक या प्राथमिक क्षेत्राधिकार कहते हैं। और प्रारंभिक और प्राथमिक क्षेत्राधिकार में कौन कौन से विवाद आते हैं इसके बारे में देख लें। जैसे अपन देख सकते हैं केंद्र व राज्यों के मध्य, केंद्र यानी संघ सरकार, केंद्र व राज्यों के मध्य उत्पन्न होने वाले विवाद, केंद्र व राज्यों के मध्य उत्पन्न होने वाले विवाद। तो केंद्र सरकार और विभिन्न राज्यों के मध्य जो विवाद उत्पन्न होते हैं उनकी सुनवाई सिर्फ और सिर्फ कहां की जा सकती है, सर्वोच्च न्यायालय में की जा सकती है, और वह सर्वोच्च न्यायालय का प्रारंभिक या प्राथमिक क्षेत्राधिकार होगा। दूसरा हम देख सकते हैं केंद्र व राज्य के मध्य एक पक्ष केंद्र और दूसरा पक्ष कोई एक राज्य हो, तो केंद्र या कोई एक राज्य के मध्य अगर विवाद होता है तो उसकी सुनवाई भी सिर्फ कहां पर होगी, सर्वोच्च न्यायालय में होगी। इसके अतिरिक्त देख सकते हैं अपन विभिन्न राज्यों के मध्य, विभिन्न राज्यों के मध्य, विभिन्न राज्यों के मध्य दो या दो से अधिक राज्यों के मध्य अगर कोई विवाद होता है तो उसकी सुनवाई भी सिर्फ कहां पर होगी, सर्वोच्च न्यायालय में होगी। इसके अतिरिक्त हम देख सकते हैं संविधान की व्याख्या, संविधान की व्याख्या से संबंधित हो कोई विवाद तो उसकी सुनवाई भी सीधी सर्वोच्च न्यायालय में की जा सकती है। इस तरीके से पूछा जा सकता है कॉम्पिटिशन एग्जाम में कि वे कौन कौन से विवाद है जो प्रारंभिक या प्राथमिक क्षेत्राधिकार में आते हैं। तो अपन को सिर्फ ध्यान यही रखना है कि वे विवाद जिनकी सुनवाई सीधे सर्वोच्च न्यायालय में की जा सकती है, सर्वोच्च न्यायालय में होती है, सर्वोच्च न्यायालय को एकमात्र अधिकार है उनके विवादों की सुनवाई करने का, उनको हम सर्वोच्च न्यायालय के प्रारंभिक या प्राथमिक या मौलिक क्षेत्राधिकार के अंदर ले सकते हैं। जैसे हम देख सकते हैं कि केंद्र और राज्यों के मध्य जो विवाद उत्पन्न होते हैं उनकी सुनवाई सिर्फ सर्वोच्च न्यायालय में होती है।
दो या दो से अधिक राज्यों के मध्य, राज्य या केंद्र सरकार के मध्य अगर कोई विवाद उत्पन्न होता है तो उनकी सुनवाई सिर्फ और सिर्फ सर्वोच्च न्यायालय में की जा सकती है, और ये सर्वोच्च न्यायालय के प्रारंभिक या प्राथमिक या मौलिक क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आएंगे। समझ में आ गई दोनों बात? सीधा पूछा जा सकता है प्रारंभिक या प्राथमिक क्षेत्राधिकार क्या है, तो हमको सीधा से लिखना है कि वे विवाद जिनकी सुनवाई सिर्फ सर्वोच्च न्यायालय में होती है उन्हें प्रारंभिक या प्रारंभिक क्षेत्राधिकार कह सकते हैं। कौन कौन से हैं? तो हम इनमें देख सकते हैं कि ये विवाद जिनकी सुनवाई सिर्फ और सिर्फ कहां पर हो सकती है? सर्वोच्च न्यायालय में हो सकती है। सर्वोच्च न्यायालय के कार्य और शक्तियों में दूसरा कार्य लिखिए, रिट संबंधी क्षेत्राधिकार। रिट संबंधी क्षेत्राधिकार, रिट संबंधी क्षेत्राधिकार। देखें, सर्वोच्च न्यायालय को मूल अधिकारों की सुरक्षा की जिम्मेदारी सौंपी गई। सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय दोनों, जब व्यक्ति के मूल अधिकारों का उल्लंघन होता है तो सर्वोच्च न्यायालय भी रिट जारी कर सकता है और उच्च न्यायालय भी रिट जारी कर सकता है। तो इसके अंदर हम देखते हैं जो सर्वोच्च न्यायालय रिट जारी कर सकता है वो करेगा अनुच्छेद 32 के तहत। सर्वोच्च न्यायालय जो रिट जारी करेगा वो करेगा अनुच्छेद 32 के तहत, और अगर कोई उच्च न्यायालय रिट जारी करेगा तो जारी करेगा अनुच्छेद 226 के तहत। अनुच्छेद 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय 5 प्रकार की रिटें जारी कर सकता है, जिसके अंतर्गत हम देखते हैं बंदी प्रत्यक्षीकरण है, परमादेश है, प्रतिषेध है, उत्प्रेषण है और अधिकार प्रचार। ये 5 प्रकार की रिटें वो सर्वोच्च न्यायालय जारी कर सकता है अनुच्छेद 32 के तहत, और यही 5 प्रकार की जो रिट है वो जो उच्च न्यायालय है वो अनुच्छेद 226 के तहत जारी कर सकता है। इसके अतिरिक्त थोड़ा सा आपको ध्यान ये रखना है कि सर्वोच्च न्यायालय का और उच्च न्यायालय का रिट संबंधी अगर क्षेत्राधिकार की चर्चा करते हैं तो उच्च न्यायालय का रिट संबंधी क्षेत्राधिकार है वो सर्वोच्च न्यायालय से व्यापक है, क्योंकि उच्च न्यायालय एक अंतरिम राहत नाम की याचिका और जारी कर सकता है, जबकि उच्चतम न्यायालय जो सर्वोच्च न्यायालय को अनुच्छेद 32 के तहत 5 प्रकार की रिटें जारी कर सकता है। तो यहाँ रिट संबंधी क्षेत्राधिकार के अंतर्गत देखो, व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का, व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होने पर सर्वोच्च न्यायालय निम्न 5 प्रकार की रिटें जारी कर सकता है, रिटें जारी कर सकता है, रिटें जारी कर सकता है। 5 प्रकार के नाम लिखो, बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण और अधिकार प्रचार। इन 5 प्रकार की रिटों की हमने जो चर्चा की थी वो मूल अधिकार में इन 5 प्रकार के रिटों की चर्चा कर चुके हैं, और इन 5 प्रकार के रिटों का अर्थ है वो भी समझ चुके हैं। अगर इसके अंदर वापस ये बड़ा सवाल पूछा जाता है, अगर आपको पूरा लिखना होता है तो आप उसके अंदर उन्हीं 5 प्रकार के रिटों के जो अर्थ है वो आप लिख सकते हो, ठीक है। और यही बात आपको साथ में भी ध्यान रखनी है कि अनुच्छेद 226 के तहत जो 5 प्रकार की रिटें सर्वोच्च न्यायालय जारी कर रहा था, उन्हीं 5 प्रकार की रिटों को उच्च न्यायालय है वो भी, राज्यों के जो न्यायालय यानी उच्च न्यायालय वो भी इन्हीं 5 प्रकार की रिटों को जारी कर सकते हैं। इसके बाद नंबर 3 डाल के लिखो, अपीलीय क्षेत्राधिकार। अपीलीय क्षेत्राधिकार, अपीलीय क्षेत्राधिकार। अपन अच्छी तरीके से जानते हैं कि हमारा जो सर्वोच्च न्यायालय, हमारा जो उच्चतम न्यायालय वो अपील का अंतिम न्यायालय। सर्वोच्च न्यायालय के बाद कहीं पर भी अपील नहीं की जा सकती, ये न्याय का अंतिम न्यायालय माना जाता है। अगर उच्च न्यायालय के विरुद्ध किसी भी विवाद की अपील की जा सकती है तो वो सर्वोच्च न्यायालय में की जा सकती है, और इसलिए इसको अपीलीय क्षेत्राधिकार कहा जाता है, क्योंकि इसके अधीनस्थ जो भी न्यायालय आते हैं उच्च न्यायालय के निर्णयों के विरुद्ध अगर हम अपील की बात करते हैं तो वो कहां पर की जा सकती है? सर्वोच्च न्यायालय में की जा सकती है। तो अपन यहां देख सकते हैं
कि यह न्याय का अंतिम न्याय है, कि न्याय का अंतिम न्यायालय है। उच्च न्यायालय, ये न्याय का अंतिम न्यायालय है। उच्च न्यायालयों के निर्णयों के विरुद्ध, उच्च न्यायालयों के निर्णयों के विरुद्ध सर्वोच्च न्यायालय में, सर्वोच्च न्यायालय में अपील की जा सकती है। यानी जो उच्चतम न्यायालय है वो न्याय का अंतिम न्यायालय है और इसके अधीन आने वाले न्यायालयों के विरुद्ध उच्चतम न्यायालय में अपील की जा सकती है और इसलिए हम कह सकते हैं कि उच्चतम न्यायालय वो अपील का अंतिम न्यायालय है और इसके अधीन जो भी उच्च न्यायालय उन निर्णयों के विरुद्ध अगर अपील करनी हो तो कहां पर की जा सकती है? सर्वोच्च न्यायालय में अपील की जा सकती है। चौथी शक्ति लिखो, चौथी शक्ति नंबर 4 डाल करके लिखो, सलाह संबंधी क्षेत्राधिकार। सलाह संबंधी क्षेत्राधिकार, सलाह संबंधी क्षेत्राधिकार। और देख सकते हैं कि सलाह संबंधी क्षेत्राधिकार का जो उल्लेख है वो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 143 में। सलाह संबंधी क्षेत्राधिकार का उल्लेख है वो भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद में? अनुच्छेद 143 में। और अनुच्छेद 143 के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय है वो सलाह देने का कार्य भी करता है। अब देखें, सर्वोच्च न्यायालय से सलाह प्राप्त कौन कर सकता है? तो सर्वोच्च न्यायालय से सलाह प्राप्त करने का जो अधिकार है वो किसको प्राप्त है? वो राष्ट्रपति को प्राप्त है। राष्ट्रपति किन किन विषयों पर सर्वोच्च न्यायालय से सलाह प्राप्त कर सकता है? तो देख सकते हैं कि जनहित से संबंधित अगर कोई भी विषय है, जनता के हित से संबंधित अगर कोई भी विषय है तो राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय से सलाह प्राप्त कर सकता है। इसके अतिरिक्त हम देखते हैं कि संविधान की व्याख्या से संबंधित अगर कोई प्रश्न है तो राष्ट्रपति उस संबंध में सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श प्राप्त कर सकता है। और ये शक्ति कौन से अनुच्छेद में? 143 में। तो हम देख सकते हैं राष्ट्रपति लिखो, राष्ट्रपति जनहित, राष्ट्रपति जनहित व संविधान, राष्ट्रपति जनहित व संविधान की व्याख्या, संविधान की व्याख्या से संबंधित, संविधान की व्याख्या से संबंधित मुद्दों पर सर्वोच्च न्यायालय से, सर्वोच्च न्यायालय से सलाह प्राप्त कर सकता है, सर्वोच्च न्यायालय से सलाह प्राप्त कर सकता है। लेकिन इसमें आपको एक विशेष बात और ध्यान रखनी है कि राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय से जनहित से संबंधित या संविधान की व्याख्या से संबंधित अगर कोई प्रश्न है उस पर सलाह प्राप्त कर सकता है, लेकिन सलाह देने की जो शक्ति है वो सर्वोच्च न्यायालय की इच्छा पर निर्भर करती है। 1992 में जब 6 दिसंबर 1992 को बाबरी मस्जिद गिरा दी गई और उस समय राष्ट्रपति ने सर्वोच्च न्यायालय से पूछा कि इस संबंध में पहले यहाँ पर मस्जिद थी या मंदिर था, तो ये एक धार्मिक विषय था और जिस पर सर्वोच्च न्यायालय ने सलाह देना उचित नहीं समझा और इसमें सलाह नहीं दी गई। तो हम देख सकते हैं कि राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय से सलाह मांग सकता है, लेकिन सलाह देना या नहीं देना ये निर्भर करता है सर्वोच्च न्यायालय की इच्छा पर। दूसरा सवाल यह भी उत्पन्न होता है कि अगर सर्वोच्च न्यायालय सलाह देता है तो राष्ट्रपति क्या उस सलाह को मानने के लिए बाध्य? नहीं। जो सलाह राष्ट्रपति के द्वारा, सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा राष्ट्रपति को दी गई है वो उसकी इच्छा पर निर्भर करता है, वो उसे मान भी सकता है और नहीं भी मान सकता है। यानी इस संबंध में ध्यान ये रखना है, जब अनुच्छेद 143 के तहत राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय से कोई सलाह मांगता है तो देना या नहीं देना ये सर्वोच्च न्यायालय पर निर्भर करता है। और अगर सर्वोच्च न्यायालय अगर कोई सलाह देता है तो मानना या नहीं मानना ये निर्भर करता है राष्ट्रपति की इच्छा पर।
यहाँ आपका एक सवाल और हो सकता है, तो फिर मांगी क्यों जाती है? इस सलाह का औचित्य है क्या? फिर संवैधानिक राय जानी जा सकती है, इसलिए सर्वोच्च न्यायालय से सलाह प्राप्त की जा सकती है। पांचवी और अंतिम शक्ति लिखो, नंबर 5 डाल करके लिखो, अभिलेखीय क्षेत्राधिकार। अभिलेखीय क्षेत्राधिकार, अभिलेखीय क्षेत्राधिकार। और अभिलेखीय क्षेत्राधिकार का जो उल्लेख है वो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 129 में है। अभिलेखीय क्षेत्राधिकार का जो उल्लेख है, थोड़ा सा मैं नीचे लिखा, मैं बता रहा हूँ, उसको सुन लेना और समझ लेना। अभिलेखीय क्षेत्राधिकार का उल्लेख है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 129 में। और अभिलेखीय क्षेत्राधिकार का मतलब ये है कि सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा जो भी निर्णय दिए जाते हैं वो निर्णय रिकॉर्ड के रूप में, अभिलेख के रूप में, साक्ष्य के रूप में रखे जाएंगे, यानी उनका रिकॉर्ड रखा जाएगा। और उन न्यायालयों को रिकॉर्ड मान करके, आधार मान करके उच्च न्यायालय वो निर्णय देगा। कोई भी उच्च न्यायालय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के विरुद्ध अपना निर्णय नहीं दे सकता। इसलिए सर्वोच्च न्यायालय के जो निर्णय वो अधीनस्थ न्यायालय के लिए साक्ष्य के रूप में प्रयुक्त किए जाते हैं, और इसलिए सर्वोच्च न्यायालय को अभिलेखीय न्यायालय कहा जाता है। तो इसके अंदर लिख दो, इसके अंदर अनुच्छेद 129 के अंदर लिखो आप, अभिलेखीय क्षेत्राधिकार के आगे डैश डाल करके लिखो, सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय व कार्यवाही, सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय व कार्यवाही अभिलेख के रूप में, निर्णय व कार्यवाही अभिलेख के रूप में रखे जाते हैं, जिन्हें अभिलेख नहीं रिकॉर्ड, जिन्हें उच्च न्यायालय आधार मानकर निर्णय देते हैं, जिन्हें उच्च न्यायालय आधार मानकर निर्णय देते हैं। यानी उच्च न्यायालय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के विरुद्ध नहीं दे सकते, और उनने जो उच्चतम न्यायालय ने जो निर्णय दिया वो उच्च न्यायालय वो साक्ष्य के रूप में प्रयुक्त करेंगे। तो सर्वोच्च न्यायालय के और भी बड़ा है हमारे सिलेबस के लिए, 12th के सिलेबस के लिए, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के विद्यार्थियों के लिए इतना 5 बार ध्यान देख लेना। पहला प्रारंभिक क्षेत्राधिकार, एक बार थोड़ा सा मैं आपको वापस नजर डाल देता हूँ। प्रारंभिक या प्राथमिक क्षेत्राधिकार, इसका उल्लेख भारतीय संविधान के अनुच्छेद 131 में। प्रारंभिक या प्राथमिक क्षेत्राधिकार में वे विवाद आते हैं जिनकी सुनवाई सिर्फ और सिर्फ कहां पर की जा सकती है? सर्वोच्च न्यायालय में की जा सकती है। अब देखिए वे कौन कौन से विवाद, तो हम देख सकते हैं केंद्र और राज्यों के मध्य उत्पन्न होने वाले विवाद, एक राज्य या केंद्र के मध्य या एक से अधिक राज्यों के मध्य या संविधान की व्याख्या से संबंधित अगर कोई विवाद होता है तो उनकी सुनवाई सीधे और सीधे सर्वोच्च न्यायालय में की जा सकती है, और ये सर्वोच्च न्यायालय का प्रारंभिक या प्राथमिक क्षेत्राधिकार कहलाएगा। दूसरा आपने चर्चा की रिट संबंधी क्षेत्राधिकार। तो रिट जारी कब की जाती है? जो व्यक्ति के मूल अधिकारों का उल्लंघन होता है, तो सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों रिट जारी कर सकते हैं। सर्वोच्च न्यायालय जो जारी करेगा वो करेगा अनुच्छेद 32 के तहत, और उच्च न्यायालय जो जारी करेगा वो करेगा अनुच्छेद 226 के तहत। सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों 5 प्रकार की रिटें जारी कर सकता है। तीसरी बात हमने लिखी अपीलीय क्षेत्राधिकार, यानी हमारा जो सर्वोच्च न्यायालय है वो न्याय का अंतिम न्यायालय, और इसके न्याय का अंतिम न्यायालय और इसके अधीनस्थ जो न्यायालय उनके निर्णयों के विरुद्ध सर्वोच्च न्यायालय में अपील की जा सकती है, और इसलिए इसको अपीलीय क्षेत्राधिकार या अपीलीय न्यायालय कहा जाता है। अगली वाली शब्द लिखिए हमने सलाह संबंधी क्षेत्राधिकार, और इसका उल्लेख भारतीय संविधान के अनुच्छेद 143 में। और सलाह प्राप्त कौन कर सकता है? राष्ट्रपति। किन विषयों पर प्राप्त कर सकता है? जनहित से संबंधित अगर कोई विषय हो या संविधान की व्याख्या से संबंधित अगर कोई विषय हो तो उन पर राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय सलाह प्राप्त कर सकता है। लेकिन सलाह देना और सलाह मानना, सलाह देना सर्वोच्च न्यायालय की इच्छा पर निर्भर करता है, और सलाह मानना राष्ट्रपति की इच्छा पर निर्भर करता है। उसके बाद अंतिम हमने चर्चा की अभिलेखीय न्यायालय, और सर्वोच्च न्यायालय को अभिलेखीय न्यायालय माना जाता है। अभिलेखीय न्यायालय की जो शक्ति दी गई अनुच्छेद 129 में दी गई है, और सर्वोच्च न्यायालय जो भी निर्णय देता है वो निर्णय रिकॉर्ड के रूप में, अभिलेख के रूप में रखे जाते हैं, और उच्च न्यायालय जब कोई निर्णय देते हैं तो उनको साक्ष्य के रूप में प्रयुक्त करते हैं। उच्च न्यायालय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय नहीं देते हैं। बहुत ही अच्छा। आज का टॉपिक यही खत्म करते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर हम चर्चा करेंगे कि संविधान के द्वारा वे कौन कौन से प्रावधान किए जो सर्वोच्च न्यायालय की स्वतंत्रता को सुरक्षित रखते हैं। अपने पहले कहा था कि अनुच्छेद 50 के तहत सर्वोच्च न्यायालय को जो कार्यपालिका और व्यवस्थापिका है उससे न्यायपालिका को अलग रखा गया है। तो इसके अतिरिक्त संविधान में और कौन कौन सी जो प्रावधान किए हैं जिसके द्वारा न्यायपालिका की स्वतंत्रता है उसको बरकरार या बनाए रखा जा सकता है। आपका प्यार सदा यही बना रहे। वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करें, शेयर करें, और अपने मित्रों तक पहुंचाएं इसको, और चैनल को सब्सक्राइब